फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में लेकर आए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसको पढ़ने के बाद आप बन जाएंगे बिल्कुल सिग्मा बॉय की तरह। इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आइए जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उनकी रेस्ट पोजीशन पे स्टडी करने को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट पोजीशन। ओके, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। बेसिकली प्रॉपर्टी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को राइज कर पा रहे हैं। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अपन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को राइज कर पा रहे हैं। यही अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज है, या फिर दूसरी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से अपन फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंडर। आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की सिंपल डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और दूसरी डेफिनेशन में आपको और बताऊंगा। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 कूलाम के अंदर 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटम की, ठीक है ना, यानी एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी को अपन इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो चीज़ों से बना है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ऐसा है, वही होती है कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻90 कूलाम, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है Q = N, ठीक है ना। यहाँ पे Q है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी टोटल चार्ज, और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और दूसरी प्रॉपर्टी आती है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जैसे पॉजिटिव रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं किस किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं अपन चार्जिंग मेथड की। 3 टाइप से चार्जिंग मेथड होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, ठीक है। डायग्राम में देख लीजिए। देखो, अब जानते हैं अपन तीनों के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपन रब करते उसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ये अपना कहलाएगा फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। सेकंड आता है कंडक्शन। यदि अपन किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को है ना किसी वायर के कांटेक्ट में लाते हैं और जो चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग मेथड ऑफ चार्ज। इंडक्शन आता है, यदि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में है ना विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, फिर वायर के वजह से भी अपन मतलब बेसिकली वायर का यूज़ नहीं करते, इसमें जो चार्जिंग को ट्रांसफर कर रही है अपना हो गया इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अब आपको तीनों मेथड क्लियर। अब एक टर्म आता है पॉइंट चार्ज। देखो, पॉइंट चार्ज से मीनिंग ही निकल रहा है जो कि बहुत छोटा अमाउंट में, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, ये रेफर करता है एक पार्टिकल है इसकी जीरो साइज है, यानी बहुत छोटा साइज है, फिर जीरो साइज मान लेते हैं, जो कि कैरी करता है कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस को। इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। ओके, डिफाइन में कैसे द टर्म पॉइंट चार्ज रेफर टू पार्टिकल ऑफ जीरो साइज दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज टर्म एज पॉइंट चार्ज। ओके, मैथमेटिकल टर्म है, इसको अपन बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फिर एक्सेट्रा यूज़ करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है KQ/R², इसको अपन डेरिवेट कर सकते हैं इजीली। अभी तक पढ़ लिया अपन। अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। जी हाँ, कूलॉम्स लॉ, इसकी अपन डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों देखेंगे। देखो, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज, यानी दो चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। याद रखिए, जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा F = KQ1Q2/R²। यहाँ पे जो K है उसको कूलॉम कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसके डेरिवेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं, आगे चलिए देखते क्या है। अब चलिए डेरिवेट करते हैं कूलॉम्स लॉ को। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और फोर्स है वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो अपन आ जाता है एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या आ गया? F = KQ1Q2/R²। यहाँ पर जो K होती है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन नॉट आता है उसकी वैल्यू होती है 8.851 × 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 C2। ओके, सो गाइस, हमने कूलॉम्स लॉ का एक टॉपिक खत्म कर लिया जो कि स्केलर, यानी स्केलर वाले में अपन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन ने ऑलरेडी देख लिया। अब अपन बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की, यानी कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अपन किस तरीके से निकालते हैं। आइए चले चलते हैं। देखो, स्केलर के बाद अपन बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। ये फर्स्ट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं अपन। जो फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा वो सेकंड चार्ज की वजह से लगेगा, इसलिए अपन लिख दिया F12। फॉर्मूला बन जाएगा KQ1Q2/R12 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर R1 - R2 का क्यूब कर सकते हैं। ये मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, यहाँ पे लिखा हो ना R1 और R2 का वेक्टर, यदि अपन यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना है, यानी ऊपर ट्राइंगल का साइन लगा है, तो नीचे फॉर्मूला क्या बन जाएगा KQ1Q2/R12 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर एक R12 का यूनिट वेक्टर लग जाएगा। इस तरीके से सेकंड का कैसे निकल जाएगा, F121 क्या हो जाएगा KQ1Q2
R21 का स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर। ओके, आई होप आपको यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए होंगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर। अब देखो मैं बताया थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ ए बी इक्वल टू एफ बी होता है। उसी तरह जो फोर्स 1 है ना, फोर्स 1 किसके इक्वल होगा, फोर्स 2 की। ओके, नेगेटिव साइन है वो सिर्फ डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को, ऑपोजिट डायरेक्शन को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेक्टर फॉर्म इन कूलम्ब्स लॉ। ओके, अब हम बात करते हैं सुपर पोजिशन लॉ की। यस, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आइए जानते हैं कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। देखो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, देखो जो Q1 चार्ज है ना उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है अदर चार्जेस की वजह से, ये अपना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फोर्स है, उनका सम कर दीजिए आप, जैसे F12 प्लस F13 जितनी फोर्स आपको सम कर दीजिए। समय के कॉमन आएगा तो अपन ने के कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर अपन जो वैल्यू बची Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, R12 को यूनिट वेक्टर अपन ने रख दिया। ठीक है, अब समय से Q1 अपन कॉमन ले लेंगे क्योंकि देखो Q1 सब जगह सेम है, तो Q1 अपन ने कॉमन ले लिया। अब समय से लगा दिया जो भी वैल्यू बची है उसको QI से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस कर रहा है इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल, यानी जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है डिफरेंट। सिमिलरली R12 लिख दिया, फिर RI लिख दिया। RI डिनोट कर रहा है जितने भी डिस्टेंस से चेंजेस हो रहे हैं, और RI का यूनिट वेक्टर यानी जितने भी यूनिट वेक्टर चेंज हो रहे हैं। ओके, अभी ओवरऑल जो फॉर्मूला बनाया ना FT या फिर FI बराबर KQI सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जो भी I बराबर 2 से जितने भी अपने मल्टीपल कर रहे हैं, और Q1 बाय RI का स्क्वायर और RI का यूनिट वेक्टर, ये अपना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है। मेन फॉर्मूला ये लास्ट वाला। अब सेकंड फॉर्मूले में क्या है अपना, जो फोर्स रिजल्टेंट किस तरीके से निकालते हैं। बेसिकली दो फोर्स दे रहे क्योंकि उनका सम कर दीजिए, और अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, इस तरीके से अपन फोर्स रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है तो उसमें क्या कह रहा है, जो K की वैल्यू होती है ना वैक्यूम के अंदर तो 1 होती है, एयर के अंदर 1.0054 होती है। ठीक है, और जो मीडियम होता है जैसे मेटल में होती है इन्फिनिटी। ओके, आई होप आप समझ आ गए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जी हाँ, आखिर समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। बेसिकली जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सराउंडिंग का जो रीजन होता है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से उत्पन्न होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड टॉपिक। देखो अपन बात करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बोलते इक्वेशन को किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, यानी जो भी फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज उसको अपन कह सकते हैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है E बराबर KQ बाय R स्क्वायर या फिर D स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे चार्ज है और D यहाँ पे डिस्टेंस है। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनका सम निकाल सकते हैं अपन टोटल इलेक्ट्रिक करके। ओके, जो कि एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं आखिर जो E बराबर KQ बाय R स्क्वायर वो आखिर आया कैसे। देखिए अपन जानते हैं F बराबर होता है KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इसको अपन इंटीग्रेट मतलब पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो कि होता है F बाई क्यू नॉट। जब F की वैल्यू अपन डालेंगे तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी E बराबर KQ बाय R स्क्वायर। इस तरीके से अपन डेरिवेशन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, अब आपको ये समझ आ गया होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए देख ली, लेकिन यदि आपके पास बहुत सारे चार्जेस हो तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है E बराबर K समेशन QI बाय RI का क्यूब और RI का वेक्टर। यहाँ पर समेशन डिनोट कर रहा है मल्टीपल चार्जेस या फिर जितने भी चार्जेस आपको गिवन होंगे। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसको अदर फॉर्म में अपन ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। यहाँ पर डिस्क्रीट का मीनिंग होता है मैनी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, चलिए जानते हैं बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले आपको फॉर्मूला होता है, इसको जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको डिनोट अपन P से करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली टू अपोजिट चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके, इसको अपन डायपोल मूवमेंट से भी डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला है P बराबर QL। यहाँ पे P अपना डायपोल मूवमेंट है, Q यहाँ पे चार्ज है, L यहाँ पे लेंथ है। देखो कई केसेस में जो L की वैल्यू 2a भी होती है। ओके, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एग्जांपल इसका वाटर मॉलिक्यूल या फिर कुछ भी ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल में अपने पास दो टॉपिक आता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट और दूसरा आता है इक्वेटोरियल पॉइंट। ये एक्सियल पॉइंट की डेरिवेशन है, इसकी फाइनल वैल्यू 2kp बाई आर क्यूब आएगी। ओके, डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर मैंने आपको लाइव लेक्चर में बहुत बार करवा दिया है। और ये दूसरी डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ओके, यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ पे। ओके, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी KP बाय आर क्यूब। ओके, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अपना हो जाएगा 2:1। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल होता है उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। बेसिकली आपको एक डायग्राम बना लेना है जिसपे आपको 2 पॉइंट चार्ज रख देने हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, एक तो माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ओके, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2a sin थीटा और रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगी 2a। ठीक है, अब हमको पता है ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है और एफ बराबर होता है क्यू नॉट ई और के या फिर क्यू ई, और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है एफ प्लस क्यू और एफ माइनस क्यू की। ओके, इक्वल टू में 0। और अपन को पता है टॉर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अपन फोर्स की जगह कोई भी एक डायपोल चार्ज का ले लेंगे क्यू ई या फिर क्यू नॉट ई। ओके, तो अपन ने लिया क्यू नॉट ई मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या है 2a sin थीटा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर अपनी वैल्यू आ जाएगी पी ई। यहाँ पर पी डिनोट कर रहा है डायपोल मूवमेंट को, ई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो एंगल थीटा बन रहा है किसी किसी केस में वो जितना एंगल का वहाँ पे डेविएशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। बेसिकली एक क्लोज सरफेस हो गया या फिर गॉसियन सरफेस में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आपको ये तक समझ आ गया होगा। अब जो फ्लक्स को उसको फाई से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे ई लिख लीजिएगा, यहाँ पे ई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है ई कॉस थीटा। यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए यहाँ पे एरिया, और कॉस थीटा जो भी एंगल बन रहा है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जानते हैं आखिर गॉस लॉ होता क्या है। बेसिकली जो गॉस लॉ होता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ये क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो किसके इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, या फिर फ्री स्पेस जो भी आप कहना चाहें, और वो किसके इक्वल होता है अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो गॉस थ्योरी में अपन ये भी कह सकते हैं इट स्टेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो किसके इक्वल है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज। ओके, और जब Q को 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ओके, यही अपना गॉस थ्योरम। ये बेसिकली गॉसियन सरफेस यानी इनक्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, बोले तो इनक्लोज सरफेस। ओके, जो गॉस थ्योरी में ना वो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ साथ फाइंड करने में। ओके, गॉस थ्योरी यहाँ पे फिनिश होती है। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलती है अगली वीडियो में पार्ट 2 के अंदर, जिसमें अपन आगे की जो भी डेरिवेशंस एंड जो भी अपने न्यूमेरिकल्स बच्चों को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी।